Hey, विजय शेखर शर्मा। ये नाम तो आपने सुना होगा, काफ़ी सारी फिल्मों में सुना होगा, बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन सर के रोल में सुना होगा। लेकिन विजय शेखर शर्मा इस नाम को अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो जानते होंगे, अगर आप एक पुराने बिजनेसमैन हैं, अगर आप टेक्निकल फील्ड में बिजनेसमैन हैं तो जानते होंगे, अगर आप बिजनेस न्यूज़ देखते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी शायद आप इस नाम को जानते होंगे। इनका नाम ही यही है, विजय शेखर शर्मा। एक बॉलीवुड का सीईओ इन्हें कहा जाता है और इनका काम है भारत को सिलिकॉन वैली बनाना। बिल्कुल सही सुना आपने, भारत को सिलिकॉन वैली बनाना इनका काम है, क्योंकि ये खुद सिलिकॉन वैली नहीं जा सके, क्योंकि ये खुद स्टैनफोर्ड में नहीं जा सके, इसलिए ये भारत को सिलिकॉन वैली बनाना चाहते हैं। आज हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, आज हम पेटीएम के पीछे खड़े इस आदमी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, जब आप गूगल की बात करते हैं, तो आपके जहन में सिर्फ एक आदमी नहीं आता, आपके जहन में सुंदर पिचाई, बिल गेट्स, सत्या नडेला, लैरी पेज जैसे नाम आते हैं। लेकिन जब हम पेटीएम की बात करते हैं तो सिर्फ एक नाम हमारे कानों में गूंजता है, वो है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के पीछे का ये आदमी, पेटीएम को इस आदमी ने कैसे खड़ा किया, कैसे इतनी बिलियन डॉलर की वर्थ हासिल की, एक मिडिल क्लास आदमी ने, एक मिडिल क्लास परिवार से जुड़े हुए आदमी ने, जिसके पिताजी मास्टर थे, एक मास्टर प्रिंसिपल के बेटे थे विजय शेखर शर्मा, और उन्होंने किस तरह से उस एक छोटी सी तहसील, अलीगढ़ पूरी दुनिया में फेमस है अपने तालों के लिए, लेकिन उस छोटे से शहर की एक छोटी सी तहसील हरदोआगंज, जिसका नाम आपने शायद नहीं सुना हो, केस स्टडी से पहले मैंने भी नहीं सुना था। हरदोआगंज से आने वाले इस मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करने वाले इस एक अकेले आदमी ने पेटीएम को कैसे खड़ा किया। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अगर मेरे पास स्मार्टफोन है, तो पेटीएम उसमें होगा ही होगा, और हम पेटीएम से ट्रांजैक्शन जरूर करते हैं। तो पेटीएम हर घर तक इसने कैसे पहुंचाया? अगर आप ठेले पर देखेंगे तो वहां भी पेटीएम आपको चिपका मिलेगा, किसी पंक्चर की दुकान पर भी आपको पेटीएम का क्यूआर कोड मिलेगा, वहीं किसी सुपरमार्केट या फिर किसी शोरूम में भी आपको पेटीएम मिलेगा। पेटीएम इतना फेमस हुआ कैसे? हम बात करने वाले हैं विजय शेखर शर्मा की 3 ऐसी क्वालिटीज की जो आपको आपकी लाइफ में इनबिल्ट करनी चाहिए, अपनी लाइफ में उतारनी चाहिए, उनको विजय शेखर शर्मा से आपको सीखना चाहिए। ऐसी क्वालिटीज की विजय शेखर शर्मा के अंदर काफी सारी क्वालिटीज है, हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी है, लेकिन 3 ऐसी चीजें जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपको इंस्पायर करेगी बिजनेस करने के लिए, जो आपको किसी भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए इंस्पायर करेगी, 3 ऐसी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि पेटीएम इस साल लॉन्च करने वाला है दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, भारत का सबसे बड़ा आईपीओ $3 बिलियन के साथ में पब्लिक फंड रेज करने वाला है पेटीएम। और कैसे एक टेक्निकल कंपनी, कम्युनिकेशन कंपनी किस तरह से भारत का सबसे बड़ा आईपीओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़ करके, टाटा इंडस्ट्रीज को छोड़ करके भारत का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च करने वाली है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 3 क्वालिटीज के बारे में, विजय शेखर शर्मा की 3 क्वालिटीज के बारे में, जिनकी वजह से पेटीएम आज यहां पर है। विजय शेखर ने पेटीएम को शिखर तक पहुंचाया है, उस शिखर की हम बात करने वाले हैं कि वहां तक की जर्नी कैसी थी, विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम को कैसे खड़ा किया, उसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो आपको विजय शेखर शर्मा से सीखनी चाहिए, डॉक्टर वी से, VSS से सीखनी चाहिए, वो है डोंट मेक एक्सक्यूजेस। आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी, आपकी जिंदगी में काफी ज्यादा समस्याएं होंगी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम होंगी, लेकिन बहाने बनाना हर किसी के लिए आसान होता है। आप स्टूडेंट हैं, आप बहाने बना सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं करने दे रहे बिजनेस, मेरे पेरेंट्स मुझे स्टार्टअप नहीं करने दे रहे, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे पास उतने फंड्स नहीं है। आप जॉब करते हैं, आप बहाने बना सकते हैं कि मेरे पास फैमिली प्रेशर है, मेरे ऊपर फैमिली अपॉर्चुनिटीज़ है, मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं बिजनेस या स्टार्टअप का नहीं कर सकता, मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता, मैं वहाँ पर सिक्योर फील करता हूँ, इसलिए मैं बिजनेस या स्टार्टअप कर नहीं कर सकता। बहाने दुनिया में काफ़ी सारे हैं और बहाने बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन विजय शेखर शर्मा की जब स्टोरी आप देखेंगे तो आप उस चीज़ को नकार देंगे। क्योंकि अलीगढ़ के एक छोटे से शहर की छोटी सी तहसील में जब 14 किलोमीटर दूर अपने स्कूल में पैदल जाने वाले विजय शेखर शर्मा ने बहाना नहीं बनाया। उन्होंने नहीं सोचा कि एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करने वाला बच्चा किस तरह से एक बड़ी कंपनी खड़ा करेगा। उन्होंने बहाना नहीं बनाया जब उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी और इंग्लिश की वजह से उन्हें, जो टॉपर थे क्लास के, उन्हें कॉलेज के टाइम में पीछे बैठना पड़ता था। उन्होंने बहाना नहीं बनाया, उन्होंने इंग्लिश सीखी। उन्होंने बहाना तब नहीं बनाया जब उनके ऊपर 8 लाख रुपए का कर्ज था उस जमाने में, क्योंकि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी, बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। उन्होंने बहाना नहीं बनाया और पेटीएम को स्टार्ट किया, पेटीएम को शुरू किया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई बहाना नहीं बनाया, उन्होंने फंडिंग को लेकर बहाना नहीं बनाया। जैक मा, रतन टाटा, बर्कशायर हाथवे जैसे लोगों ने, जैसी कंपनियों ने उन्हें फंडिंग दी। उन्होंने
बहाना अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं बनाया। आपकी ज़िंदगी तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगी उनसे। वो टाइम भी अलग था, आज का टाइम भी अलग है। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, मोबाइल फ़ोन नहीं था, आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनेट होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो बहाना बनाना बंद कीजिए। अगर आप बहाना नहीं बनाएंगे और काम करना शुरू करेंगे तो आप बिजनेस कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में कदम रख सकते हैं, आप स्टार्टअप की फील्ड में कदम रख सकते हैं। सेकंड चीज जो हमें विजय शेखर शर्मा से सीखने को मिलती है, हालांकि हमने वीडियोस काफी सारे बनाए हुए हैं, 3 ऐसी चीजें जो आपको बिजनेस नहीं करने देंगी, 3 ऐसी चीजें जो आपको बिजनेस नहीं करने देगी, ये पिन पॉइंट है उस वीडियो का। हमने बनाया हुआ है कि आप बिजनेस आइडिया कैसे ढूंढें, हमने बनाया हुआ है 5 ऐसी चीजें, 5 ऐसी हैबिट्स जो आपको बिजनेस से पहले पसंद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। लेकिन विजय शेखर शर्मा का सेकंड पॉइंट हम ये सीख सकते हैं उनसे कि नेवर गिव अप। उनकी एक लाइन है, उनकी लाइन ये है कि जीतते वही हैं जो कभी हार नहीं मानते। आप अपनी लाइफ में काफ़ी बार टूट जाते होंगे, काफ़ी बार बिखर जाते होंगे, आपके ब्रेकअप्स की वजह से आप बिखर जाते होंगे, पेरेंट्स ने आपको कुछ कह दिया, लोगों ने आपको कुछ कह दिया, फ्रेंड्स ने आपको कुछ कह दिया, आप बिखर जाते होंगे, टूट जाते होंगे, आपका परसेंटेज कम हो गया, आपको आपके मनचाही पसंद वाले कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, आप बिखर जाते हैं, आप टूट जाते हैं, आपका जॉब नहीं लगी, आप टूट जाते हैं, आप बिखर जाते हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, आप टूट जाते हैं। आप लेकिन हार नहीं मानना चाहिए। उन्होंने कहा जीतता वही है जो हार नहीं मानता। फिर से दोहराइए मेरे पास, जीतता वही है जो कभी हार नहीं मानता। और विजय शेखर शर्मा ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। जब वो कॉलेज में थे तो उन्हें नहीं आती थी इंग्लिश, उन्होंने अपनी एजुकेशन, अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर दी थी 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में 15 साल की उम्र में कॉलेज के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए थे और इंग्लिश मीडियम में दाखिला लेना था। तो उन्होंने अपनी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम किस तरह से दी, एक तरफ हिंदी की किताब रखते थे, एक तरफ सेम वही इंग्लिश की किताब रखते थे और ट्रांसलेट कर करके वहां पर पढ़ते थे। उसके बाद जब वो कॉलेज में गए तो वहां पर बच्चे इंग्लिश पढ़ते थे, डीपीएस आरकेपी के बच्चे, वहां पर टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते थे। वो जो फर्स्ट बेंचर बच्चा जो स्कूल में टॉपर आता था, अपने हिंदी मीडियम स्कूल में टॉपर आता था, आज बैंक बेंचर पे चला गया और इंग्लिश नहीं सीखने की वजह से उन्होंने कभी अपने कॉलेज की क्लास से अटेंड करना बंद कर दिया। वहां पर उनकी सप्लीज आई, उस टॉपर बच्चे की सप्लीज आई, वहां पर वो फेल होना पड़ा उन्हें कॉलेज में काफी बार, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सेकंड हैंड मार्केट में जाते थे बुक्स के, वहां पर फोर्ब्स की मैगजीन, फॉर्च्यून्स की मैगजीन उठाकर लाए, न्यूज़पेपर्स पढ़े, डिक्शनरी से इंग्लिश सीखी, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए उन्होंने हार नहीं मानी। एक छोटे से बच्चे ने, एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करने वाले बच्चे ने अपने एजुकेशन में, जो उस समय दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का सबसे यंगेस्ट बच्चा था, 15 साल की उम्र में कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जब कंपनी बनाई अपने दोस्त के साथ में कॉलेज के दिनों में, तब उन्होंने हार नहीं मानी कि किस तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं। उनके ऊपर जब 8 लाख का कर्ज था, जो कि मैंने आपको बताया, तब उन्होंने हार नहीं मानी और पेटीएम को खड़ा किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पेपल, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी ने, कम्युनिकेशन फाइनेंस पेमेंट वाली कंपनी ने उन पर सू लगा दिया कि उनका लोगो हमारे लोगों से मैच करता है, करंट मैच करता है। उन्होंने हार नहीं मानी और डट करके इसका मुकाबला किया कोर्ट में। तो ये चीज़ आपको जाननी चाहिए कि अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस आदमी की शादी पीयर प्रेशर में, फैमिली के पीयर प्रेशर में 25 साल की उम्र में हो जाती है, तब उसको करियर का पता नहीं, उस टाइम उन्होंने हार नहीं मानी। जिस आदमी को अपनी सैलरीज की वजह से सैलरीज नहीं आती थी क्योंकि उनको जॉब पसंद नहीं थी, जॉब उन्होंने की नहीं, कभी 6 महीने, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, लेकिन अपनी उस कंसिस्टेंट सैलरी की वजह से उनकी शादी करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई, लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया, तब उन्होंने हार नहीं मानी। तो क्या आपकी ज़िंदगी में आपको खुद से पूछना है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपके पास एक बढ़िया रहने के लिए घर होगा, कपड़े पहनने के लिए होंगे, उसके अलावा खाने के लिए एक फ्री में खाना भी होगा क्योंकि आप घर पर रहते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन होगा, पीसी होगा, लैपटॉप होगा जिसमें इंटरनेट होगा, तो आपको क्यों हार माननी चाहिए? आप इतनी जल्दी टूट क्यों जाते हैं? लोग जब एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो सुसाइड कर लेते हैं, जब उनके रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। इतनी जल्दी हार क्यों मानना है? अगर आप जीतते हैं, यानी जीतता वही है जो हार नहीं मानता। विजय शेखर शर्मा की इस लाइन को मैं वापस दोहरा रहा हूं, जीतता वही है जो हार नहीं मानता। तो आपको अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माननी है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो विजय शेखर शर्मा से हमें सीखनी चाहिए, विजय शेखर शर्मा शुरू से अपॉर्चुनिटी सीकर थे। हर अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी समझा, हर बार उन्होंने प्रयास किया अपॉर्चुनिटी में घुसने के, हर बार मौका उन्होंने अपने हाथ से नहीं गाने दिया। जब बात करें इंग्लिश सीखने की तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी इंग्लिश सीखने की। जब उन्होंने देखा कि कंटेंट मैनेजमेंट में कुछ करना चाहिए, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना चाहिए अपने कॉलेज डे के अंदर, उन्होंने स्टैनफोर्ड जाने की इच्छा जताई लेकिन नहीं जा पाए, अमेरिका जाने की इच्छा जताई, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी नहीं जा पाए। उन्होंने कहा सिलिकॉन वैली भारत में आएगी, वहां पर कॉलेज में उन्होंने एक्सएस कम्युनिकेशन के नाम से अपने दोस्त के साथ मिलकर के एक कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी बिल्ड की। उस कंपनी को उन्होंने 1999 में बेच भी दिया और वहां से पैसे जो आए वहां से उन्होंने पेटीएम की शुरुआत भी करने की कोशिश की लेकिन बैंकरप्ट हो गए। उसके बाद वहां पर उन्होंने बैंक से वापस कर्जा लिया, कुछ करोड़ रुपए का कर्जा लिया, वहां पर
वापस पेटीएम को शुरुआत की, फंडिंग मिली, इनिशियली फंडिंग मिली, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ देखी, उन्होंने फंडिंग की अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने देखा कि इंटरनेट आने वाला है। उन्होंने जब फीचर फ़ोन चलते थे पहले, बटन वाले फ़ोन चलते थे पहले, तो उन्होंने देखा कि टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, वहाँ पर 198 डायल करेंगे तो कंप्लेंट वहाँ पर आप रजिस्टर करा सकते हैं, 197 डायल करेंगे तो किसका मिस कॉल आपको आया, किसका फ़ोन आपको आया था वो आप चेक कर सकते हैं। वही सिस्टम उन्होंने 197 कम्युनिकेशन की अपनी कंपनी खोली और वही सिस्टम उन्होंने फीचर फ़ोन में दिया। फीचर फ़ोन में पहले पता नहीं लगता था कि मिस कॉल किसका आया है या फ़ोन किसका आया है। वही कम्युनिकेशन 197 कम्युनिकेशन के नाम से उन्होंने कंपनी बिल्ड की और वही 197 आप डायल करेंगे फीचर फ़ोन में, अपने फीचर फ़ोन में, तो आपको पता लग जाएगा कि मिस कॉल किसका आया है। तो वही से नाम आया 197 कम्युनिकेशन, जो कि पेटेंट कंपनी है पेटीएम की, पेटीएम की पेटेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, जिसको विजय शेखर शर्मा ने शुरू किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि फीचर फोन में काफ़ी सारी सुविधाएं और दी जा सकती हैं। तो आपके पास फीचर फोन आपने यूज़ किया होगा, जियो की सिम अभी आई है 2015 में, लेकिन एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, एयरसेल, टाटा डोकोमो, एमटीएस पहले तो चलती थी। वहाँ पर एक फोल्डर होता था जहाँ पर आप रिंगटोन सेट करते थे, भविष्य फल देख सकते थे, स्पोर्ट्स, गेम्स, न्यूज़, ये सारी चीज़ें देख सकते थे। वो जो फोल्डर होता था एयरटेल में विजय शेखर शर्मा की कंपनी 197 कम्युनिकेशन उसे लेकर के आई और विजय शेखर शर्मा की कंपनी आज तक, थोड़े दिन पहले तक फीचर फोन्स में वो चीज़ देती है, अभी तक देती है। लेकिन उन्होंने उसके बाद देखा आगे की अपॉर्चुनिटी है कि हर आदमी के पास मोबाइल फोन होगा, हर आदमी के पास लैपटॉप या पीसी तो नहीं हो सकता था। तो उन्होंने उस चीज़ को डिले किया, उस चीज़ को डिनाई किया। लेकिन उन्होंने देखा कि हर आदमी के पास फ्यूचर में मोबाइल फोन होने वाला है, स्मार्टफोन होने वाला है। तो उन्होंने जब पहले ऑनलाइन पेमेंट होते थे नेट बैंकिंग से, जहां पर चार्जेस लगते थे, उन्होंने जहां पर पेमेंट होते थे पहले ऑनलाइन, अगर जब चीज़ मंगा रहे हैं तो कैश ऑन डिलीवरी होती थी, उन्होंने उस चीज़ को सिरे से नकार दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने स्मार्टफोन में एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की। उन्होंने एप्लीकेशन डिज़ाइन की पे थ्रू मोबाइल। आप जो नाम सुनते हैं पेटीएम, उसका फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल, मोबाइल के थ्रू पेमेंट करना, मोबाइल के थ्रू लेन देन करना। उन्होंने उस सिचुएशन को, उस सिस्टम को डेवलप किया इंडिया में पहली बार, पेमेंट थ्रू मोबाइल। और आज जब आप देखेंगे तो पेटीएम हर घर में पहुंच चुका है। पेटीएम के काफ़ी लाखों करोड़ों यूजर्स हैं पेटीएम के इंडिया में। तो उन्होंने इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दिया, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने एक और अपॉर्चुनिटी देखी जब वो चीन में गए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर दुकानों में, सुपरमार्केट्स में या फिर शोरूम्स में लोग लाइन में लगते हैं, लेकिन वो लाइन जल्दी खत्म हो जाती है। क्यों जल्दी खत्म हो जाती है? क्योंकि उनको पैसे निकालने पड़ते हैं, फिर छुट्टे देने पड़ते हैं। वो सारा जनरेट इंडिया की तरह नहीं होता। वहाँ पर एक QR कोड मोबाइल फोन में होता है, कस्टमर के मोबाइल फोन में, जिससे उस दुकानदार वो स्कैन कर लेता है अपने हार्डवेयर से, अपने स्कैनर से, अपने कंप्यूटर से, वहाँ पर स्कैन कर लेता है, उसके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। लेकिन वही चीज़ को इंडिया में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाए? क्योंकि यहाँ पर ठेलों पर, यहाँ पर पंक्चर की दुकान पर, यहाँ पर शोरूम्स पर, यहाँ पर जनरल स्टोर पर हार्डवेयर या फिर स्कैनर तो नहीं लगा सकते। उन्होंने उस आइडिया को 180 डिग्री घुमा दिया। उन्होंने उस आइडिया को 180 डिग्री घुमा के क्या किया? उन्होंने उस QR कोड को ठेलों पर चिपकवा दिया, उन्होंने उस QR कोड को शोरूम्स पर लगवा दिया। और वो जो स्कैनर था, जो चीन में दुकानदार के पास था, उसी स्कैनर के जरिए, मोबाइल फोन में कैमरा होता है, मोबाइल फोन कस्टमर उस स्कैनर के जरिए काम करने लगा। मोबाइल फोन पर जाता है, कस्टमर जाता है दुकानदार के पास, वहां पर मोबाइल फोन से उस QR कोड को स्कैन करता है और पेटीएम के जरिए ट्रांजैक्शन हो जाती है। इस तरह से सिंपल ट्रांजैक्शन उन्होंने किया। उन्होंने जब मोदी जी आए 2016 में रात को 8 बजे, भाइयों बहनों करके 500 और 2000 के नोट बंद करके, 500 और 1000 के नोट बंद करके चले गए। उन्होंने उस टाइम अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने कहा ATM नहीं, करो। उस टाइम पेटीएम की ग्रोथ जितनी हुई, आपने सुना होगा कि 100% बढ़ा, 200% बढ़ा, लेकिन पेटीएम की 1000% से ज्यादा की ग्रोथ हुई 2016 में डिमोनेटाइजेशन के बाद में। जब लोगों ने पेटीएम को डाउनलोड करना शुरू किया, जब लोगों की पेटीएम की असली ग्रोथ हुई, विजय शेखर शर्मा की इस कंपनी की असली ग्रोथ हुई डिमोनेटाइजेशन के बाद में। उन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा। उन्होंने वहां पर DTH सर्विसेज पहले चली हुई थी, मोबाइल रिचार्ज पहले कर सकते थे, वहां पर उन्होंने पेटीएम को धीरे धीरे विकसित किया, पेटीएम में डेवलप करना शुरू किया। पेटीएम मनी लेकर के आया, पेटीएम का गोल्ड लेकर के, आप 1 रुपए का सोना खरीद सकते हैं, आप पेटीएम में फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पेटीएम मनी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अभी आई हुई है। उन्होंने सारी सिचुएशन, बुक टिकट बुक करना, बस के, फ्लाइट के टिकट बुक करना, होटल के टिकट बुक करना, आप यहाँ पर वहाँ से ऑनलाइन सभी तरह के टिकटिंग बुक हो सकती है। आप वहाँ से कई तरह के रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक के बिल से पे कर सकते हैं, वहाँ पर पानी का बिल पे कर सकते हैं, आप राशन का बिल पे कर सकते हैं, जनरल स्टोर पे कर सकते हैं, वहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। वॉलेट का सिचुएशन आ गया, बैंक अकाउंट नहीं है, वॉलेट में डायरेक्ट आपको पैसे जाएंगे पेटीएम के थ्रू ही वापस आपके वॉलेट पे आएंगे, बैंक अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। पेटीएम को उन्होंने बैंक बना दिया। पेटीएम दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में, भारत के सबसे बड़े बैंकों में पेटीएम बैंक का भी नाम गिनाया जाता है। तो पेटीएम को उन्होंने बैंक डेवलप किया, फाइनेंशियल सर्विस डेवलप कर दी उस मोबाइल रिचार्ज से, एप्लीकेशन से, जो 2010 में शुरू किया था, 2011 में शुरू किया था, उसे 2016 में, 2017 में आते आते उन्होंने एक फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन बना दी। पेटीएम मॉल की शुरुआत कर दी। लोग पेटीएम के अंदर ही जाकर के पेटीएम मॉल से सामान खरीद सकते थे। तो बेसिकली उन्होंने अपनी सिचुएशंस देखी, अपनी कैपेसिटी देखी, अपनी
कैपेसिटी देखी और उनको लिमिट किया, उनको पुश किया, उस लिमिट में नहीं रहे, वो उस दायरे में नहीं रहे, उन्होंने उसको पुश किया और आखिरकार उन्होंने अपॉर्चुनिटीज देखी। क्या आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज पर अपॉर्चुनिटीज आती हैं? लॉकडाउन सबकी जिंदगी में लगा, उनकी जिंदगी में लगा, लॉकडाउन में काफी ज्यादा स्टार्टअप बिल्ड हुए। क्या आपने ध्यान दिया? लॉकडाउन में मार्केटिंग इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री काफी ज्यादा उठी। क्या आपने ध्यान दिया? लॉकडाउन में जनरल स्टोर जैसी इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा उठी, एफएमसीजी इंडस्ट्री काफी ज्यादा उठी। क्या आपने ध्यान दिया उस चीज पर? लेकिन क्या आपने उस चीज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देखी? क्या आपने उस चीज में अपने स्टार्टअप को शुरू करने का अपॉर्चुनिटी देखी? क्या आपके दिमाग में उस टाइम कोई बिजनेस आइडिया था जिस पे आपने काम करने का सोचा? अगर सोचा तो आपने किया या नहीं किया? अगर नहीं सोचा तो आप उस मौके को भूल गए। अपॉर्चुनिटी सी करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अपॉर्चुनिटी को ढूंढना, एक सही मौके का फायदा उठाना, उस मौके को ढंग से निचोड़ लेना, पूरी तरह से निचोड़ लेना विजय शेखर शर्मा का टैलेंट है और उस टैलेंट को आपको सीखना चाहिए। कि क्या आप एक्सक्यूज बनाते हैं? अगर आप बहाने बनाते तो बंद कीजिए, अगर आप जल्दी हार मान लेते तो बंद कीजिए, अगर आप अपॉर्चुनिटीज नहीं सीख कर सकते तो बिजनेस करना बंद कीजिए, स्टार्टअप करना बंद कीजिए, वो बिजनेस वो स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कीजिए। विजय शेखर शर्मा बहुत ही किस्मत वाले आदमी, बहुत लकी आदमी, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन उन्होंने अपॉर्चुनिटी सीकर के तौर पर वो उभरे। वो कभी लर्निंग से पीछे नहीं उठे, नॉलेज से पीछे नहीं उठे। ये सिर्फ 3 चीजें विजय शेखर शर्मा को डिफाइन नहीं करती। विजय शेखर शर्मा बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी से जुड़े हुए आदमी है, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है। 43 साल के हैं, लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन की सीईओ किसी फाउंडर का अगर हम नाम लें तो विजय शेखर शर्मा मोस्ट ऑफ द हम्बलेस्ट गाय हैं इन द इंडस्ट्री, इन द टेक्निकल इंडस्ट्री, इन द इंडस्ट्री ऑफ सीईओज। बॉलीवुड के सीईओ माने जाते हैं क्योंकि नाम ही ऐसा है, लेकिन वो बहुत ही मजाकिया किस्म के आदमी है। जब आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे, जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, जब आप उनके ट्विटर स्पेस को ज्वाइन करेंगे, आजकल वो ट्विटर पर स्पेस के थ्रू भी लाइव आते हैं, तो वहाँ पर आप उनको देखेंगे विजय शेखर शर्मा से आपको क्या क्या सीखने चाहिए। मैंने इतना इंस्पिरेशन इस चीज़ से इसे ली, मैंने विजय शेखर शर्मा के बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन केस स्टडी से जो इंस्पायर हुआ, बहुत बढ़िया चीज़ है विजय शेखर शर्मा का पेटीएम, और बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है खुद विजय शेखर शर्मा। आपको उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप उनके बारे में पढ़िए, केस स्टडीज देखिए, इंटरव्यूज देखिए, डिबेट्स सुनिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पेटीएम को खड़ा करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी, विजय शेखर शर्मा को बड़ा पेटीएम को करने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी, और आपको तभी पता लगेगा कि चीजें किस तरह से काम करती है, बिजनेस स्टार्टअप्स किस तरह से काम करते हैं। जैक मा की कंपनी के पेटीएम में फंडिंग दी, उसके बाद रतन टाटा ने पेटीएम में फंडिंग दी, और दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे, जिसने दुनिया में पहली बार किसी टेक्निकल इंडस्ट्री में, किसी टेक्निकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, वो थी पेटीएम। वॉरेन बफे ने कभी टेक्निकल कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन पेटीएम उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि पेटीएम में कुछ यूनिक था, पेटीएम उन्होंने अपॉर्चुनिटीज देखी, पेटीएम उन्होंने फ्यूचर देखा, और उसी वजह से वहां पर उन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया। काफी सारी कंपनीज ने पेटीएम में इन्वेस्ट किया, पेटीएम को फंडिंग मिली है, लेकिन ये सब बदौलत हुआ विजय शेखर शर्मा की। और विजय शेखर शर्मा जैसी पर्सनैलिटीज आज इंडिया में एग्जिस्ट करती है, वो इंडिया को सिलिकॉन वैली बनाने का ख्वाब देखती हैं, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आने वाले एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत बड़ी बात है, आने वाले जॉब सीकर्स के लिए बहुत बड़ी बात है, आने वाले लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपको उनसे सीखना चाहिए, लेकिन हमने वीडियोस बनाए हैं, उनसे भी आपको सीखना चाहिए। मेलिंडा गेट्स की स्टडी हमने बनाई है, केस स्टडी, आपको मेलिंडा गेट्स से सीखना चाहिए, आपको विजय शेखर शर्मा से सीखना चाहिए। आने वाले वीडियोस को आप देखेंगे, उनसे आपको सीखना चाहिए। आने वाले बिजनेस वीडियोस को आप देखेंगे, स्टार्टअप वीडियोस को आप देखेंगे, वहां से आपको सीखना चाहिए। लेकिन चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, अपने बिजनेस वाले दोस्तों के साथ में, जिसको आप पार्टनर कह सकते हैं, जिसको आप लाइफ लॉन्ग पार्टनर कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये बंदा मेरे साथ बिजनेस करेगा, उस लोगों के साथ में शेयर करना है। और लोगों को हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढती हैं, एक्सक्यूजेस नहीं बनाने हैं, और साथ में हार नहीं माननी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो करना है। बिस्टार्ट के नाम का आपको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया हैंडल्स देखने को मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी हमें फॉलो करना है। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।